हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण भाग 3 देखते हैं। इसके पहले हम लोग पर्यावरण भाग 1 और 2 देख चुके हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा अर्नस्ट हेकल, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। इकोलॉजी को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवधारियों, पेड़ पौधे और जंतुओं के वास स्थान तथा उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसका भी जवाब होगा अर्नस्ट हेकल को। अर्नस्ट हेकल, जो कि जर्मन वैज्ञानिक हैं, इनको पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। इन्होंने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका जवाब होगा वातावरण और जीव समुदाय। जीव समुदाय के अंतर्गत जीव, जंतु तथा पौधों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश पर। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए, डी और कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश की। अल्पदीप्तकाली पौधे हैं तम्बाकू एवं सोयाबीन। अल्पदीप्तकाली पौधे उन्हें कहते हैं जिनको बहुत कम समय तक प्रकाश की आवश्यकता हो, अर्थात प्रकाश पीरियड बहुत शॉर्ट हो, उसे अल्पदीप्तकाली पौधे कहा जाते हैं। इसका उदाहरण तम्बाकू एवं सोयाबीन है। छायाप्रिय पौधे किन्हें कहते हैं? तो इनका सही नाम है हेलियोफिलस। छायाप्रिय पौधों को हेलियोफिलस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। तो इसका सही जवाब होगा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम, जो कि प्रोटीन है, एंजाइम को प्रोटीन कहते हैं। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम कार्य सही रूप से नहीं कर पाता और वह विकृतीकृत हो जाता है। जबकि सर्वोत्तम तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता का 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई में भारत में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं। अस्थाई बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है? तो इसका जवाब होगा 4000 मीटर। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जैविकी क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा अधिक जल का संचय कर लेने पर उसका निष्कासन करने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा वसंतीकरण। कुछ पौधे के बीज बहुत कम ताप और प्रकाश में अंकुरित होते हैं। इस प्रक्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। मरूदभित्त पौधे में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? मरूदभित्त अर्थात मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया न हो सके और जल का संचय शरीर में बना रहे। नेक्स्ट है, आर्द्रता को किसमें मापा जाता है?
आर्द्रता की इकाई मापन की है सापेक्षित आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। नेक्स्ट है वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब है मीथेन गैस। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.93%। नेक्स्ट देखते हैं पौधे के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इसका सही जवाब होगा ह्यूमस। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा मालवा का पठार क्षेत्र जो कि चंबल घाटी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा चीन। लोयस मैदान किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा हवा द्वारा उड़ाई गई बारीक मिट्टी के जमाव से बने हुए उपजाऊ मैदान को लोयस मैदान कहा जाता है जो कि चीन में सर्वाधिक पाया जाता है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा वातोड़ मृदा जिसे इओलियन सोल कहा जाता है। नेक्स्ट है अधो मृदा जिसे सब सॉयल कहा जाता है मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा संस्तर बी। यह उपजाऊ ऊपरी मिट्टी और नीचे की चट्टानों के बीच में स्थित होता है उसे संस्तर बी कहा जाता है। नेक्स्ट है मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 5%। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पीट मृदा में। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो इसका सही जवाब है इंडोल एस्टिक एसिड। इंडोल एस्टिक एसिड जिसे IAA कहते हैं वह प्राकृतिक ऑक्सीजन का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम जिसका सूत्र है Mg। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम अत्यंत आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं वातपोत्सर्जन के क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका सही जवाब है पोटेशियम जिसका सूत्र है K। पोटेशियम वातपोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केशिका जल। मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे केशिका जल कहा जाता है। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटियार मृदा जिसे क्ले सोयल कहते हैं इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा मैंग्रोव। पौधे की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस pH मान पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा pH 6 से 7.5। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कण है। तो इसका सही जवाब होगा मटियार जिसे क्ले कहते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है तो उसका भी जवाब होगा मटियार जिसे क्ले मृदा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है।
तो इसका सही जवाब होगा दोमट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? उसको कैल्सिकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा अर्निन नेस ने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन मूल निमेटोफोर्स किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा मैंग्रोव वनस्पतियों में। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण मूल एवं स्तंभ परजीवी है। तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण मूल जो है वो ओरोबैंकी है, वहीं स्तंभ परजीवी अमरबेल है। नेक्स्ट देखते हैं, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है? माइकोराइजा। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हाँ। कीटभक्षी पौधे उस स्थान पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए केवल होता है तो ऐसे संबंध को कहते हैं एपीफाइट, जिसे आदि पादप कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्रिकुलेरिया नेफेंथिस डायोनिया तथा ड्रायोसोरा किस पौधे के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब होगा कीटभक्षी पौधे। यूट्रिकुलेरिया नेफेंथिस डायोनिया और ड्रेसेरा ये चारों कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। इनके द्वारा नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगकर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु अपने पत्तों द्वारा कीटों का भक्षण किया जाता है, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। इसका सही आंसर है लोरेंथस। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण मूल परजीवी इसका उदाहरण है ओरोबैंकी। वहीं आंशिक मूल परजीवी का उदाहरण चंदन है। पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण अमरबेल है। आंशिक स्तंभ परजीवी का उदाहरण लोरेंथस एवं बिस्कम है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा किया गया था। वहीं यदि पूछा जाए इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो इसका सही जवाब होगा अर्नस्ट हेकल। श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया कैटाबोलिक, जिसे उपचय कहा जाता है, उपचय की क्रिया है। कैटाबोलिक क्रिया में बड़े अणु छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना। ये उपापचय या कैटाबोलिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग में होती है, वहीं सबसे कम नीले प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है। प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
CO2 का इसमें उपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। CO2 का अपचयन होकर एक जटिल पदार्थ जिसे ग्लूकोज कहा जाता है का निर्माण करते हैं, जिसका सूत्र है C6H12O6। यह पौधों का भोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण। सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। नेक्स्ट देखते हैं, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो इसका जवाब होगा प्रीडेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं? वे सर्वभक्षी कहलाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, वे सर्वभक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर्स किसे कहा जाता है? अर्थात प्रकृति को साफ सुथरा करने वाले को अपघटक एवं कवक कहा जाता है। जीवी तथा अजीविकी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें अपघटक जिसे डिकम्पोजर कहा जाता है। बायोटिक तथा नॉन बायोटिक घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका सही जवाब होगा एक ही दिशा में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक नेक्स्ट है, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। तो इसका सही जवाब है खाद्य जाल, जिसे फूड चेन कहा जाता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो इसका भी सही जवाब होगा खाद्य जाल में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मा। नेक्स्ट है, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने क्या संज्ञा प्रदान की? तो क्रमशः होगा बायोनोसिस तथा माइक्रोकोसम। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश के आधार पर पौधे के वर्ग। प्रकाश के आधार पर पौधों के दो वर्ग हैं, प्रकाश प्रिय या सूर्यतापी जिसे कहते हैं, फोटोफिलस जिसे सन लविंग कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो खुले एवं अधिक प्रकाश वाले स्थान पर उगते हैं। उदाहरण के लिए सूर्यमुखी, चीड़ तथा सागौन। इन पौधों के प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है। वहीं छाया प्रिय या छायातापी पौधे जिसे हेलियोफोबस कहा जाता है, सैड लविंग, इस वर्ग के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो छायादार स्थानों पर उगते हैं और इन्हें प्रकाश की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसके उदाहरण हैं टैक्सस एबिस तथा पाइसिया।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीव और वातावरण। जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एजी टांसले ने। एजी टांसले ने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र है, जो कि गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन अर्थात इनपुट आउटपुट होता रहता है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक, जिसे डिकम्पोजर कहते हैं, के द्वारा इकोसिस्टम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। जैवमंडल, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल को बायोस्फीयर कहते हैं। इसके अंतर्गत मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी एक परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है। यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।